आदाब नाजरीन, बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खास बात आंध्र प्रदेश। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज इतवार है और हर इतवार को हम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए किसी बड़े इश्यू पर बात करते हैं। आज हम आंध्र प्रदेश की बात करेंगे। आंध्र प्रदेश में वक्फ बोर्ड तनाजात पर हमारा फोकस होगा। नाजरीन, आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड में विजयवाड़ा जामा मस्जिद की जमीन को लीज पर देने के नाम पर धांधलियां किए जाने का इंकशाफ हुआ है। अपोजिशन जमातों ने विजयवाड़ा जामा मस्जिद की जायदाद 100 करोड़ रुपए मालियाती कीमती आराजी को रियासती वक्फ बोर्ड के सदर नशीन जलील खान पर मामूली रुकुमात के एवज 30 साल से ज्यादा की मुद्दत के लिए लीज पर देने का मुआहिदा कर लिया था। इस लीज के हवालगी के एवज सदर नशीन आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड पर मुबैना तौर पर भारी रुकुमात हासिल करने का भी इल्जाम है। साथ ही साथ औकाफी अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम और मुतादिद बेकायदगियों में मुलविस पाए जाने वाले सदर नशीन आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड जलील खान से ओहदे से फिलफौर मुस्ताफी हो जाने का भी मुतालबा किया जा रहा है। तो विजयवाड़ा जामा मस्जिद की आराजी को लीज पर देने से जुड़ा यह मामला है। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड जमीन के लीज पर बड़ा घोटाला सामने आया है। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जलील खान पर बदनवानी का इल्जाम लग रहा है। जलील खान ने एक खानदान से रिश्वत लेकर अलॉट की जामा मस्जिद की जमीन, यह बड़ा इल्जाम है। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जलील खान ने बदनवानी के इल्जामात उन पर लग रहे हैं। जुलाई में एपी वक्फ बोर्ड ने टेंडर तलब किया था। एक ही खानदान के 3 अफराद ने टेंडर भरा था। अपोजिशन ने यह इल्जाम लगाया है। एक निजी कंपनी को 33 साल के लिए लीज पर जामा मस्जिद की जमीन अलॉट की गई। टेंडर भरने के लिए एक ही बैंक से डीडी बनाया गया और टेंडर के लिए एक ही खानदान के अफराद का इंतखाब किया गया। एपी वक्फ बोर्ड के टेंडर्स को अब तक क्यों ऑफलाइन रखा गया है? आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड में ई टेंडर्स आखिर तलब क्यों नहीं किया गया? ये कुछ सवालात हैं जो उठते हैं। विजयवाड़ा जामा मस्जिद की आराजी को लीज पर देने के लिए धांधलियां की गई हैं, यह बड़ा इल्जाम है। चलिए, इस खबर पर और हम बात करेंगे। आखिर ये पूरा मामला क्या है और ये धांधलियां आखिर कब से चल रही हैं? शेख मोहम्मद इकबाल साहब खास मेहमान हैं। आपको बता दें कि आप लीडर हैं वाईएसआर कांग्रेस के, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद इकबाल साहब, आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में और इस खास प्रोग्राम में। इस पूरे मामले को इकबाल साहब आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इस मामले का पूरे डिटेल्स मैं तो नहीं जानता हूं, तो मैं फिर इसकी पूरी जानकारी लेने के बाद बात करूंगा। अगर मैं जनरली आपसे बात करना चाहूं तो वक्फ एक्ट खुद एक एक्ट इतना वीक है कि पूरे एक्ट को आप बदलना चाहिए। नहीं तो वक्फ एक्ट मतलब आंध्र प्रदेश के वक्फ एक्ट की आप बात कर रहे हैं या कॉमन वक्फ एक्ट जो है? सेंट्रल वक्फ एक्ट की बात कर रहा हूं जी। और उसकी बात अगर आपको कोई प्रॉपर्टी को वक्फ करार करना चाहिए और अगर वक्फ साबित हुई तो पहले वक्फ ट्रिब्यूनल को जाना चाहिए। वक्फ ट्रिब्यूनल उसको वक्फ प्रॉपर्टी करार करनी चाहिए। उसके बाद आपको उसको नोटिस देनी चाहिए। उसके बाद आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट से उसको इवेक्ट करना चाहिए। उसको एंक्रोचर को बाहर निकालना है। एक प्रोसीजर कम से कम 10 साल 15 साल से भी एक एंक्रोचर जो भी घुसपैठ है उसमें उसको बाहर नहीं। तो इकबाल साहब अब यहाँ पर आपके कहने का मतलब ये है कि भाई आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, टीडीपी की जो रियासती हुकूमत है, उसकी तो इसमें कोई कमी नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, आप तो मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट की बात कर रहे हैं, वक्फ एक्ट की, तो इसका मतलब आपकी जो सरकार, मतलब मौजूदा जो सरकार है टीडीपी की, उसकी कोई गलती इसमें नहीं है। नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जनरल सेंट्रल एक्ट की बात कर रहा हूँ। एक 5 मिनट के बाद मैं आपसे मुखातिब होऊंगा। थोड़ा मैं एक पर्सनल इश्यू आ गया, मैं फिर 5 मिनट के बाद कीजिए।
तो इकबाल साहब ने खुद कहा कि वो इस इशू के बारे में डिटेल नहीं जानते हैं और वो कोशिश करेंगे कि कुछ देर में वो तमाम जानकारी इस इशू से मुतालिक हासिल कर लें और उसके बाद वो हमसे बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से सवाल उठ रहा है कि भाई जो टेंडर उठता था आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड का, उसमें बदउनवानी का इल्जाम लगा है। ई टेंडर आखिर वक्फ बोर्ड में क्यों नहीं होता था? जब आंध्र प्रदेश के तमाम महकमों में ई टेंडर से टेंडर निकाले जाते हैं, उनकी पूरी कार्रवाई होती है ऑनलाइन, तो आखिर वक्फ बोर्ड में ई टेंडर क्यों नहीं होता था? एक ही खानदान के 3 अफराद ने टेंडर भरा था और तीनों को यह टेंडर मिल गया। इस पर भी बड़ा सवाल उठ रहा है क्योंकि ओपन टेंडर आपने इसका मतलब नहीं किया। अगर आपने ओपन टेंडर नहीं किया है सरकारी अमलाक का, तो बदउनवानी एक तरह से यहीं से, करप्शन यहीं से शुरू हो जाता है। एपी वक्फ बोर्ड के टेंडर्स को अब तक ऑफलाइन एक तरह से रखा गया। अगर आप ई टेंडर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने ऑफलाइन रखा है। तो आज हम बात कर रहे हैं एपी वक्फ बोर्ड और तनाज़ा। जी हां, कई ऐसे इश्यूज हैं जो वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए हैं। कई बदउनवानी और करप्शन से जुड़े हुए मामले वक्फ बोर्ड के इस वक्त सामने आ रहे हैं और कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, जो सदर हैं, उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। विजयवाड़ा जामा मस्जिद की अराजी को लीज पर देने को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब यह भी बात निकलकर सामने आ रही कि वक्फ बोर्ड जमीन के लीज के नाम पर बड़ा घोटाला, बड़ा करप्शन और बदउनवानी की गई है। इसी पर आज हम बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एसएम परवीन ताजी, जो कि मेंबर हैं एपी हज कमेटी की, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एसएम परवीन ताजी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में और इस खुसूसी प्रोग्राम में। सबसे पहले परवीन ताजी, आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि भाई रियासत में इतने बड़े पैमाने पर बदउनवानी और करप्शन सरकार आखिर क्या कर रही है? तो इस मामले में सरकार का कुछ इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। तो ये कुछ ऐसा ही फर्स्ट टाइम है हमारा बोर्ड फॉर्म होने के बाद एक इशू में टेंडर बुलाना। वो टेंडर में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होने के वजह वो पब्लिक से बहुत हमारे को पब्लिक से बहुत कंप्लेंट्स आए इसके ऊपर, हमारे माइनॉरिटीज में से। तो इसलिए ये क्या नहीं, लेकिन परवीन ताजी, अगर आपकी सरकार के किसी एक डिपार्टमेंट में इस तरह का करप्शन, इस तरह की गड़बड़ी चल रही है, तो जिम्मेदार तो सरकार ही होगी। नहीं, सरकार को इसमें तो सरकार भी बोल दी है ना, ये टेंडर्स कैंसिल करना है कर बोल के। सरकार को भी, सरकार का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये छोटा सा फर्स्ट टाइम वो टेंडर बुलाने से जो ऑफिसर है, ऑफिसर को क्या हो रहा था, क्या बोला था उनको स्टार्टिंग से भी। तो अभी तक कभी भी वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज से अभी तक कभी टेंडर्स नहीं बुलाए। फर्स्ट टाइम टेंडर कॉल पर करे। टेंडर कॉल पर करने से जो कंसर्न ऑफिसर है वो टेंडर ऑनलाइन पोर्टल में रखने का था। वो ऑफिसर को मालूम ना को ऑनलाइन टेंडर में रखे नहीं थे। मगर वहाँ के पब्लिक ने इस ऊपर बहुत एजिटेशन शुरू होगा पूरा माइनॉरिटी कम्युनिटी में, तो ऑल पार्टीज में थोड़ा। तो इसके ऊपर से हमारे को कंप्लेंट करे। तो ये ऐसा ये रखने के ऐसा इसमें गोलमाल हो रहा, करप्शन हो रहा कर बोल के बोले। तो उसके ऊपर से पूरे बोर्ड मेंबर्स जो मेरे साथिया मेंबर्स है उनके साथ डिस्कस करके, तो ऐसा तो नहीं है ना, हमें हमारा कम्युनिटी जो कम्युनिटी भलाई के वास्ते, तो उन वेलफेयर के वास्ते, उनके डेवलपमेंट के वास्ते तो डिसीजन लेना है, तो वो सही तरीके में लेना है। ये बिल्कुल, इसमें कुछ गलत हुआ रहेगा, अच्छी बात है। रीजन को फिर और एक मर्तबा बोर्ड में लाके ये इसके ऊपर डिस्कशन रखो बोल के हमें लेटर रखे। अच्छा, रखने के बाद पूरे मेंबर्स बैठ के, फिर हमारे चेयरमैन साहब को भी फर्स्ट टाइम है ना ये, तो इसलिए वो
पूरे बैठ के हमें फिर इसके ऊपर गड़बड़ी होने से हमें वो टेंडर रद्द कर लिए, टेंडर कैंसिल बोल के हमारे चेयरमैन साहब भी बोल दिए। तो क्योंकि फर्स्ट ईयर 3 इयर्स तक बोर्ड को परमिशन देने के लिए, वर्क प्रॉपर्टी को लीज के परमिशन देने के लिए बोर्ड को अथॉरिटी रहता। तो उसके ऊपर से अभी भी नहीं, तो अभी ये टेंडर अभी आया ना 30 इयर्स का जी फाइल प्रवीण ताज जी, अभी ये टेंडर मतलब है, चल रहा है या नहीं, या इसे रद्द कर दिया गया है? नहीं, टेंडर तो वही बात मैं बता रहा हूँ आपको। ये टेंडर तो ये 30 इयर्स का लीज के लिए टेंडर बुलाए। तो टेंडर 30 इयर्स के लिए बुलाए, तो 30 इयर्स को देने को बोर्ड को ये नहीं रहता, गवर्नमेंट को रहता, वो गवर्नमेंट को रहता। इसलिए हमें उस रोज चेयरमैन बोर्ड मेंबर्स पूरे बैठ के, तो जो हमारे तरफ से वो गवर्नमेंट से आने से हमें टेंडर बुलाए। टेंडर बुलाने में तो जो कुछ प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स के वजह से सभी पब्लिक पूरा हमारे को क्वेश्चन करते हैं। इसलिए हमें ये टेंडर नहीं, परवीन ताज जी, अब ये इशू क्या है? परवीन जी, इशू क्या है कि भाई आंध्र प्रदेश के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने महकमे हैं, सारे महकमों में ई टेंडर्स हो रहा है, ऑनलाइन टेंडर्स ओपन हो रहे हैं और उसके बाद उस पर बोली लगती है। सिर्फ वक्फ बोर्ड का एक ऐसा डिपार्टमेंट है, एक ऐसा महकमा है जहां पर अभी भी मैनुअल टेंडर पर काम हो रहा है। मतलब करप्शन तो यहीं से शुरू हो जाता है। नहीं साहब, वो तो हमारे नोटिस में अब हम फर्स्ट टाइम है, हमें भी बोर्ड मेंबर बन के उसके ऊपर से भी वो कंसर्न वो हमारे वक्फ बोर्ड में भी फर्स्ट मर्तबा ये टेंडर्स को बुलाए बोलते। इसलिए वो जो ऑफिसर को नहीं मालूम होने टेंडर ऑनलाइन में रखना है कर बोल के उनको नोटिस में नहा को चला है कि वो छोटा मिस्टेक वजह से क्या हो वो प्रॉब्लम फेस करना लगे। इसलिए हमें टेंडर कैंसिल हमारे बोर्ड के जरिए से टेंडर बुलाए तो बोल के हमें बोल दिए पूरे। ठीक है परवीन ताज जी, इस वक्त हमारे साथ हबीबुर रहमान साहब जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कारकुन हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हबीबुर रहमान साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका भी बहुत इस्तकबाल है। एपी स्टेट वक्फ बोर्ड और तनाजात, कैसे इसे देखते हैं, इस तनाजे को कैसे आप देखते हैं हबीब साहब? अस्सलाम वालेकुम अबू हुरैरा जी, ये क्या है एक्चुअल आंध्र प्रदेश बाइफरकेशन के बाद अब यहाँ पर नया वक्फ बोर्ड बना है। वक्फ बोर्ड जनरली पब्लिक क्या समझती है, वक्फ बोर्ड के बनने की वजह वक्फ बोर्ड क्या औकाफ की जायदाद का प्रोटेक्शन करती बोल के समझ रही। बिल्कुल। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 30-30 साल के लीज, एक नहीं 4-4, 5-5 प्रॉपर्टीज पे 30 साल के लीज दे रहे हैं लोग। 30 साल का लीज देना खुद ब खुद ये बताता है। और वो लीज भी बगैर ऑनलाइन में, अभी बता रहे थे आप पूछ रहे थे ना, तो ऑनलाइन में टेंडर रखे बगैर लीज को दिया जा रहा है। ये क्या है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल एक तरफ बोल रही है कि हम जो है प्रॉपर्टीज को डेवलप करेंगे, स्कूल्स बनाएंगे, कॉलेजेस बनाएंगे, मुस्लिम्स के लिए मार्केट्स बनाएंगे, इसको जो है डेवलप करेंगे, हमारे पास फंड है। अब 49% देते बोले पहले, बाद में 100% फंड देने के वास्ते भी तैयार है। उसके बावजूद ये लोग क्या करें, वो प्रॉपर्टीज को डेवलप करने के बदले में ये लोग किसी उठा के बाहर अपने अपने लोगों को, अपने जाने पहचाने लोगों को उठा के जो है ये लोग 30 इयर्स लीज को दे रहे हैं। अब लेकिन ठीक है, लेकिन हबीब साहब अब सवाल ये उठता है कि भाई जो मुताल्लिका जो इंतजामिया है, या अगर हम सरकार की ही बात कर लें, एपी की सरकार की बात कर लें, बड़े तजुर्बेकार हैं आपके सीएम चंद्रबाबू नायडू जी, सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार की नजर इस पर नहीं है? जनरली माइनॉरिटी मिनिस्ट्री और वक्फ की मिनिस्ट्री भी जो है चंद्रबाबू साहब के पास ही है। लेकिन क्या है, जनरली हर चीज उनको देखना पड़े तो मुश्किल रहता। तो उस वास्ते उन्होंने क्या करे, चेयरमैन को अपॉइंट करे, बोर्ड को डाल दिए। चेयरमैन साहब और जो है बोर्ड के मेंबरान जो है चीजों को देखना है। ये लोग क्या कर रहे हैं, उसको सही ढंग से नहीं देख रहे हैं। जो आया मन में आया वो करके उठा के फेंक दे रहे हैं। वो जो जामिया मस्जिद की जो प्रॉपर्टी है वो एकदम प्राइम प्रॉपर्टी है जी, जहाँ पे जो है बगैर कुछ कंस्ट्रक्शन किए के 2-2.5 लाख निकाल सकते हैं सालाना महीने को। एक बात तो ये जामिया मस्जिद की प्रॉपर्टी, ये जामिया मस्जिद की प्रॉपर्टी, इसके पहले जो उन लोग जामिया मस्जिद जो जिम्मेदार हैं उन लोग दूसरों को लीज को दे चुके हैं इसके पहले से। तो 11 मंथ्स के बाद 11 मंथ्स का लीज चल रहा है। 11 मंथ्स का लीज चलता है जामिया मस्जिद में। 3 टाइम्स एक्चुअल क्या है, जामिया मस्जिद खुद जो है गड़बड़ में है।
जामा मस्जिद क्या है, कोर्ट स्कीम के तहत 4 जो है पंच रहते, मतलब 4 मेंबर्स को कोर्ट अपॉइंट करती, 4 या 5 मेंबर्स को अपॉइंट करने के बाद मुतवल्ली से कोऑर्डिनेशन करके वो लोग प्रॉपर्टी चलाते। यहाँ क्या है, अभी मेंबर्स का जो है टाइम हो गया, अभी मेंबर्स नहीं है, मुतवल्ली साहब ऑस्ट्रेलिया में है, उनके कोई जो उनका पावर ऑफ अटॉर्नी लेके एक साहब बैठे हुए हैं। बिल्कुल 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 हबीबुर रहमान साहब बिल्कुल जो है इनिशिएट लेके जी, एक जो है खाली मैनुअल टेंडर डाल के एक प्राइम प्रॉपर्टी को उठा के दे देना, ये जो है बहुत गलत है, इसको हम कंडेम करते हैं। सही। परवीन ताजी, जैसा कि हबीबुर रहमान साहब बता रहे हैं कि बिल्कुल वक्फ बोर्ड में मनमानी चल रही है। सीएम को जाहिर सी बात है कि इतना वक्त नहीं कि वो सारी चीजों को देखे, लेकिन जो चीज हबीब साहब बता रहे हैं कि भाई पूरे वक्फ बोर्ड की मनमानी चल रही है। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मैं एक बात जो है मनमानी करने की बात गलत है, क्योंकि अब मनमानी चलने का है तो पब्लिक से ये गलत है कर बोल के इसके ऊपर कंप्लेंट्स आते हैं, पूरे बोर्ड मेंबर्स को कई को रिएक्ट होते हैं इमीडिएट गवर्नमेंट को। नहीं तो परवीन ताजी, फिर जामा मस्जिद का लीज वाले मामले पर आप लोग क्यों खामोश हैं? मामले पर ऐसा होता बोल के हमारे को मालूम नहीं है, ये मामले पहले मालूम नहीं था। आप मेरी बात सुनिए, हबीब साहब रुक जाइए थोड़ा, हबीब साहब सुन लीजिए, हबीब साहब रुक जाइए। नहीं, मनमाने बोर्ड में चलता है करने की बात बहुत गलत। सब लोग एक ही तरह नहीं रहते, तो कब है तो पब्लिक से हमारे को कंप्लेंट्स आए, उसके ऊपर पिटिशंस आए, उसके ऊपर से फर्स्ट टाइम हम लोग अरे ये गलत हो रहा, पार्टी को बदनाम होता, जो चंद्रबाबू नायडू साहब हमारे ऊपर उम्मीद रखे हमारे को ये एक पोस्ट बनाने के बाद, पोस्ट देने के बाद उसका एहसान मंदना है, हमारे को एक मौका हमारे कम्युनिटी को सर्विस करने के लिए। ऐसा ये अल्लाह के वास्ते जो 5 वक्त की नमाज पढ़ के अल्लाह को प्यारे होने का वो बात अलग है, तो जो खिदमत करना भी एक प्यारी बात ही है अल्लाह को, तो हमारे कम्युनिटी के करने का मौका हमारे को अल्लाह मियां बनाने के बाद हमें वैसा करप्शन वही नहीं परवीन ताजी यही तो यहाँ पर इशू है कि भाई आपको मौका दिया गया, आप कम्युनिटी और अपने कौम का फायदा कीजिए और आप उसमें करप्शन और बदउनवानी नजर आ रही है, तो यही सवाल तो यहीं पर उठता है। बोर्ड मेंबर्स बोल दिए इसके ऊपर, बोर्ड मेंबर्स बोल दिए हमें, तो हमारे नोटिस में आते हैं, मैं गवर्नमेंट को लेटर रखी, ये गलत है, ये सही नहीं है, ये ठीक है हबीब साहब क्या कहना चाह रहे हैं आप? इसके लिए ये रिवीजन करो जी ठीक है। परवीन ताजी आते हैं आपके पास। ये टेंडर चला नहीं कर बोल के पब्लिक से हमारे को बात आ रही है, जब ये टेंडर की बात बाहर आई, पब्लिक में एजिटेशन शुरू हुआ, तो सबसे पहले जो लेटर लिखे वो परवीन ताज मैडम ही है, उन्होंने लेटर लिख के उसको रुका है। मैक्सिमम जो है उनका मेन रोल ये टेंडर को रुकाने में उनका रोल रहा है जी, ये सही बात है, इसको कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन क्या है वक्फ बोर्ड के अंदर इसलिए तो मैं एक बात बोल रहा हूँ, इसलिए पूरा गलत कर बोलने का बहुत गलत, पूरे लोग गलत आदमी नहीं रहते, पूरे लोग गलत नहीं रहते, पूरे भी करप्टेड रहते नहीं, सोशल सर्विस करने का मोटिव बोलते हैं, मैं भी नहीं बोलता हूँ और कोई भी नहीं बोलते, गलत बात है वो, ऐसा नहीं बोलते, मगर क्या है अल्लाह में हमारे को ये मौका दिए, ये मौके को हमें बराबर कम्युनिटी का सर्विस करने के वक्फ बोर्ड के जरिए से जो आम लोगों को जो पहुंचना है वो पूरा तरीके से 100% हमें सर्विस करने के लिए पूरे बोर्ड मेंबर्स एक बात पे है, कभी भी होते। ठीक है परवीन ताजी ये गलत रास्ते में पूरे हमें परवीन जी सुन लीजिए, परवीन जी वो रुकाने को भी हम लोग नहीं बिल्कुल ठीक है, आपने जो कदम उठाया उसकी सताइश की जा रही है, उसकी तारीफ की जा रही है। सुन लीजिए हबीब साहब, अब टाइम कम है, अब ये बताइए बिल्कुल सीधे अल्फाज में कि भाई जो कमी रह गई, जो गड़बड़ी हुई है, इसके लिए जिम्मेदार किसे गर्दाना जाए, कौन जिम्मेदार है? अब इसके लिए जनरली पब्लिक और मुस्लिम तंजीमें जो है वक्फ बोर्ड को जिम्मेदार बोलती है, और वक्फ बोर्ड क्या बोलती है, गवर्नमेंट से हमको ऑर्डर आया, हम लोग दिए बोलती है। हालांकि मैं जहाँ तक मानता हूँ गवर्नमेंट से इनको पहले ये लोग खुद लिखे कि ऐसा जो है हम देना चाह रहे हैं, बोले तो उन्हें परमिशन देते, गवर्नमेंट परमिशन दिया इनको, उसके बाद क्या हुआ, ऑनलाइन टेंडर करना चाहिए। एक बात मेरी बात ध्यान से सुन लिए,
ये हमारा बोर्ड बने तो पहले की बात, तो पहले गवर्नमेंट से इसको टेंडर बुलाने के लिए गवर्नमेंट में पल्ले रघुनाथ रेड्डी साहब है, इस में ऑर्डर आके है, जो हमारा बोर्ड बनने के बाद नहीं है। अच्छा, पल्ले रघुनाथ रेड्डी साहब आए वक्त नहीं, ठीक है परवीन ताज जी, अब आप ये बताइए, आप ये तो मानते हैं कि भाई गड़बड़ी है बोर्ड बनने के बाद परवीन जी, SM परवीन जी, तो इसके पहले जो हमारा बोर्ड बनने से पहले तो ये ठीक है परवीन जी, आप इतना तो कबूल कर दें कि भाई गड़बड़ी है। आया वो परवीन जी आने के बाद परवीन जी हमें भी बोर्ड में परवीन जी सुन लीजिए, परवीन जी सुन लीजिए, इसलिए उनको उसका सिस्टम कैसा रहता। परवीन जी मेरी भी सुन लीजिए, आप गलत हो गया, गलत होने से हम लोग पूरे परवीन ताज, गलत रास्ते में, परवीन ताज पार्टी को बदनाम होता, इसके ऊपर से बोर्ड को भी बदनाम होता। परवीन ताज, हम लोग रुकाए बोलते हैं परवीन ताज, ठीक है हबीब साहब आते हैं आपके पास। परवीन ताज, आप मतलब इसमें गड़बड़ी तो मानती हैं कि भाई सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, करप्शन है, इसमें बदुनवानी है, जिम्मेदार आप किसे मानती हैं? नहीं साहब, मैं हमें एक बात बोलते हैं, आप जिम्मेदार किसे मानती है, इतना बताइए बस। सोचो तो अभी हमारे को मालूम है, तो कोई कौन तो भी मालूम हो के इतना गड़बड़ करना कोई भी पसंद नहीं करते। नहीं, आप जिम्मेदार किसे मानती हैं इस गड़बड़ी के लिए? अगर गड़बड़ी हुई तो जिम्मेदार कौन है? जी परवीन जी, जिम्मेदार कौन है? आप जिम्मेदार किसे मानती हैं? तो वो करेक्ट सिस्टम से सिस्टमैटिक से टेंडर चला हुआ है, तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आता। ठीक, ये बात तो हमें बोलते, हमें पूरे लोग मेंबर्स पूरे भी मानते हैं ये बात, क्योंकि वो टेंडर बुलाने का सिस्टम में गलत है, इसलिए हमें तो बात तो यहीं से शुरू हुई थी परवीन ताज जी, जो आप मान रही हैं कि भाई ई टेंडर नहीं है, ऑनलाइन टेंडर नहीं है, इस वजह से गड़बड़ी हुई। तो बात तो यही हम कह रहे थे ना भाई, शुरू में यही कह रहे थे कि अगर ई टेंडर नहीं है तो बदउनवानी और करप्शन यहीं से शुरू हो जाता है। जी हेलो जी परवीन जी, हम यही कह रहे थे कि भाई अगर ई टेंडर नहीं तो बदउनवानी और करप्शन तो यहीं से शुरू हो जाता है। आखिर क्यों अब तक ई टेंडर नहीं है? ऑनलाइन टेंडर आखिर अब तक क्यों नहीं हुआ? वही बोल रहा ना, हमारे को भी वो बात मालूम नहीं है, यही लाइन ये टेंडर कहीं को नहीं चला करने की बात को मैं हमारे को भी मालूम नहीं है वो बात। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर ये करप्शन और बदउनवानी से जुड़ा हुआ मामला है और जिस तरह के तनाजात सामने आ रहे हैं, पूरी कौम में एक अफसोस इस पर किया जा रहा है, एक अफसोस जाहिर किया जा रहा है, इस तरह के मामले जो आए रोज निकलकर सामने आ रहे हैं। और वाकई में सरकार को इसकी फिक्र करनी चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके कि आखिर कमियां कहां पर रह गई हैं, तनाजात कहां से उठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हबीब साहब आपका भी, और MS परवीन जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आज इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आदाब।